बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी सेंटर में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मासूम लड़की के ऊपर बीती दुख भरी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन कहानी सुनाने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि उर्दू कहानी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उस मंजिल की ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे खड़े लोग बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। वो सब चिल्ला रहे थे, मुझे पुकार रहे थे, रो रहे थे। उन सब की आंखों में खौफ था। वो उस वक्त मुझे रोकने के लिए कुछ भी कर सकते थे कि जो मैं करने जा रही हूँ वो ना करूँ। कोई वो मंजर देखने को तैयार नहीं था। ऐसे मनाजिर तो बहुत खतरनाक होते हैं। मैं खौफसदा नहीं थी। एक इंसान सबसे ज्यादा मौत से ही तो डरता है। मैं वहां खुदकुशी करने के लिए नहीं खड़ी थी। मेरा नाम हुमैरा है। मैं अपनी 6 बहनों में सबसे बड़ी हूँ। घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। अम्मी भी बीमार रहती थीं। बाबा तो बहुत मेहनत करते थे, पर घर में खाने वाले इतने थे, कमाने वाले सिर्फ एक। ऐसे में उनका कमाना पूरा कहाँ होता। मैं घर संभालती थी। अपना ख्याल रखने का वक्त मिलना तो दूर की बात, मैं खुद को यकसर भूल गई थी। मेरी उम्र तो बढ़ रही ही थी, जाने क्यों वजन भी बढ़ने लगा था। 27 साल की उम्र में मेरा वजन 70 किलो था। सब कहने लगे, इसको कौन ब्याह कर ले जाएगा। पर किस्मत तब मेहरबान हुई जब मेरे लिए अमीर घर से रिश्ता आया। हसन की पहले शादी हुई थी, पर उसकी बीवी उसके साथ सिर्फ 6 माह रही। हसन की गवर्नमेंट की जॉब थी, उसके पास एक छोटी सी गाड़ी भी थी और वो लोग शहर की अच्छी जगह पर एक बड़ी बिल्डिंग के फ्लैट में रहते थे। घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप थे। मेरे माँ बाप ने रिश्ता फौरन पक्का कर दिया और मैं अपने घर आ गई। पहली रात हसन ने मुझे इतना कहा था कि उसे सिर्फ औलाद चाहिए, चाहता है कि जल्द अज जल्द हमारी औलाद दुनिया में आ जाए। हसन अच्छी तबीयत का मालिक था। वो मेरा और मेरे घर वालों का भी ख्याल रखता और उनकी माली मदद भी कर दिया करता। शादी के पहले ही माह मेरी सास और हसन ने मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया कि मैं कब उनको खुशखबरी दूंगी। पर कुछ माह बाद तक भी जब मेरे पास ऐसी खुशखबरी न आई तो उनके रवैये बदलने लगे। महीने गुजर गए, फिर साल भी गुजरने लगे। 6 साल गुजर गए। मेरी उम्र 30 का हिस्सा पार कर गई। मैंने हसन से कहा, हम औलाद गोद ले लेते हैं। वो मुझ पर बरस ही पड़े कि ऐसा नहीं हो सकता, दोबारा ऐसी बात मत करना। मेरी सास मुझे दिन रात कोसती कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है, वजन ज्यादा है, इसीलिए अभी तक औलाद नहीं हो रही। इस बीच हमने डॉक्टर अली से राब्ता किया। वो शहर के मशहूर डॉक्टर थे, हसन के दोस्त भी थे। उनका कहना था कि मसला मुझ में है, इसलिए मेरा इलाज शुरू हो गया। हसन का रवैया मेरे साथ बुरा तो नहीं था, पर अब वो बदल जरूर गए थे। मैं भी उदास रहती थी। मेरी सास आए दिन मुझे दरगाहों और मज़ारों पर ले जाती, दुआएं करवाती और वजीफे भी। दवाइयाँ भी चल रही थीं और दुआएं भी, पर अभी तक हम पर करम नहीं हुआ था। डॉक्टर अली को भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वो इस कदर मायूस हो चुके थे कि मैंने हसन से कह डाला वो किसी और से शादी कर ले। पर उनका कहना था अब वो भी 40 के करीब जा रहे हैं। तीसरी शादी करना उनके लिए आसान नहीं था और फिर उनका कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा था। इन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। 2 हफ्ते बाद अचानक उनको मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने का ख्याल आया। मैं हैरान हुई कि ऐसा तो उन्होंने शादी के पहले दिनों में नहीं किया। मैं बहुत खुश हुई। हम रात को एक लंबी लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। सारे रास्ते हसन मुझे समझाते रहे कि वो मजबूर हैं। हुमैरा, मेरे अबू का कोई भाई नहीं था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा हो जो मेरा बाजू बने। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे औलाद की सख्त ज़रूरत है। तुम मेरी तरफ से अपने दिल में कोई मलाल न लाना, मैं मजबूर हूँ। ऐसा लगता है जब तक मुझे औलाद नहीं मिलती मुझे सुकून नहीं आएगा। मैं उस दिन हसन के रवैये पर हैरान भी हुई और खुश भी कि उन्होंने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात मुझसे कही। अचानक हमारी कार बंद हो गई। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि बातों बातों में हम बहुत दूर आ गए थे।
कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। आसपास कोई आबादी भी नहीं थी। गुप अंधेरा था। मैं परेशान होने लगी कि अब क्या होगा, जबकि हसन इतने परेशान नहीं थे। वो कार को चेक करने बाहर गए और कार का पिछला हिस्सा खोलकर खड़े हो गए। जाने वो क्या तलाश कर रहे थे। मैंने उन्हें पुकारा पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे किसी की हलचल की आवाज भी नहीं आ रही थी। मैं कार से बाहर आई तो देखा हसन वहां नहीं थे। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने आसपास देखा। इससे पहले कि मैं हसन को आवाज देती, किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे मजबूती से थामे सड़क किनारे बने दरख्तों की तरफ ले जाने लगा। मैं उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी पर नाकाम रही। उस दरिंदे ने मुझे पल में बेमौल कर दिया और मुझे आधमरी हालत में वापस हमारी कार में डालकर चला गया। मुझे याद है मैंने हसन की आवाज सुनी थी। वो मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मेरी आंख खुली। हसन मेरे सास ससुर को बता रहे थे कि हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया, पर अल्लाह ने हमें बचा लिया। मुझे होश में आता देखकर सब घर वाले मेरी तरफ बढ़े। हसन ने मेरे घर वालों को यही बताया। मुझे घर लाया गया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मुझे अपने वजूद से नफरत हो रही थी। हसन को शायद असल बात का इल्म नहीं था, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मैंने एक रात उन्हें बताने की कोशिश की कि मैं पहले वाली हुमैरा नहीं हूँ। बात शुरू होने से पहले ही वो बोल उठे, मैं सब जानता हूँ हुमैरा। वो लोग वहाँ छुपे हुए चोर थे और अकेले नहीं थे। वो एक हादसा था। हमें इतनी दूर जाना ही नहीं चाहिए था, पर जो हुआ उसका जिक्र किसी से नहीं करना, वरना हमारी बची खुची इज्जत बर्बाद हो जाएगी। इसे बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। हसन जाने किस तरह खुद को मजबूत करके बोले थे, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं रोते हुए उनकी तरफ बढ़ी, मगर वो उठकर वहां से चले गए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं दिन रात उस दुख में जलती रही। 3 हफ्ते बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर साहिबा मेरी कलाई थामे खड़ी थीं। मेरी सास मेरा सर सहलाते हुए उन सब लोगों को दुआएं दे रही थीं, जिनके आस्थानों पर वो मुझे ले जाती रहीं। मैं माँ बनने वाली थी। ये खबर मुझ पर कयामत बनकर टूटेगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। हसन तक भी ये खबर पहुंच गई थी। सबके सामने वो खुश हो जाने की अदाकारी कर रहे थे। जैसे ही मैं अपने कमरे में आई, मैंने हसन से एक ही बात की कि ये जरूर इस हादसे का नतीजा है। हमारा बच्चा नहीं है, हमें इसे खत्म करवाना होगा। मैंने रोते हुए मिन्नत की। हसन ने मुझे समझाया कि ये भी तो हो सकता है कि ये बच्चा हमारा हो, पर मैं जानती थी ऐसा नहीं था। मैं तो हसन पर हैरान थी कि वो इस कदर मुतमईन क्यों थे। औलाद की खातिर वो किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेने पर तैयार तो नहीं थे, और अब एक हादसे के नतीजे में मिलने वाली औलाद से उन्हें कोई मसला ही नहीं था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने जब ज्यादा जिद की कि हमने ये बच्चा नहीं रखना, तो हसन ने मुझे डांट दिया कि मैं कैसी औरत हूँ, इस हादसे में बच्चे का क्या कसूर। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं जालिम और बुरी हूँ, जबकि वो रहम दिल हैं। पर मैं जितना हसन को जानती थी, इस मामले में वो ऐसे नहीं थे। मेरा केस डॉक्टर अली के पास था। वही हर माह मेरा चेकअप करते और बताया करते कि सब ठीक है, पर मैं ठीक नहीं थी। मैं बहुत उलझी हुई और उदास थी। 5वें माह मुझे डॉक्टर अली ने बताया कि मैं एक बेटे की माँ बनने वाली हूँ। जब इन्होंने देखा कि मैं खुश नहीं हूँ, तो पूछ बैठे कि भाभी आप खुश नहीं हैं? मैंने कहा नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने डॉक्टर अली से पूछा कि मैं ये कैसे जान सकती हूँ कि ये बच्चा मेरे शौहर का है या नहीं। मेरी बात सुनकर वो बहुत हैरान हुए और बोले कि ये बात तो बच्चे के पैदा होने के बाद DNA टेस्ट से ही मुमकिन है। मैं घर आ गई। अली ने शायद ये बात हसन को बता दी थी। हसन ने मुझे बहुत डांटा और बातें सुनाई। कहने लगे, अगर तुम्हारी ये हालत ना होती तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ देता। पर अब मेरा सब्र भी जवाब दे गया था। मैंने कहा, आपको हो क्या गया है? इतना रहम आप में कहाँ से आ गया? हम ये बच्चा किसी को दे देंगे। मैं इसे नहीं पालूंगी, इसे गले से नहीं लगा सकती, सारी उम्र इसकी सूरत नहीं देख सकती। मुझे वो हादसा नहीं भूलता। मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है। मगर हसन ने मेरी एक नहीं सुनी।
मैंने भी अपनी जुबान पर ताला लगा दिया। बच्चा इस दुनिया में आ गया, सभी बहुत खुश थे। मैंने कुछ हफ्ते के बाद डीएनए टेस्ट करवाने का ख्याल किया। इसके लिए मुझे हसन और बच्चे के चंद बालों की ही जरूरत थी, जिनको हासिल करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैंने टेस्ट के लिए सैंपल दे दिया और बेचैनी से रिजल्ट का इंतजार करने लगी। और नतीजा यही था कि वो बच्चा हसन का नहीं था। पर जैसे हसन उसे प्यार करते थे, उसका ख्याल रखते थे, मैं सिर्फ हैरान ही होती रहती थी। जब से वो बच्चा इस दुनिया में आया था, अली भी बार बार हमारे घर आते। वो इस बच्चे को पागलों की तरह प्यार करते। अब मैंने भी नोट करना शुरू कर दिया कि इस बच्चे में कोई गड़बड़ है। अली का इस बच्चे के साथ रवैया बहुत अजीब था। उसे गले लगाता, उसके लिए तोहफे लाता और जितनी देर घर में रहता बच्चे को दिल से लगाए रखता। एक दिन चाय के लिए बैठक की तरफ जा रही थी कि मैंने हसन और अली की बातें सुन ली। वो दोनों झगड़ रहे थे। हसन अली से कह रहा था कि वो आइंदा यहाँ नहीं आए और इस बच्चे से दूर रहे। अली गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं फौरन वहां से दूर चली गई। उसके बाद अली तकरीबन 4 हफ्ते तक हमारे घर नहीं आया था। और एक दिन मैं अली की क्लिनिक गई। उससे सवाल किया कि अब आप हमारे घर क्यों नहीं आते, क्या हसन से कोई नाराजगी है? अली ने कहा, दोस्ती यारी में ऐसा होता ही रहता है, कुछ दिनों तक वो दोनों ठीक हो जाएंगे। पर मेरे दिमाग में हसन का वही जुमला घूम रहा था, इस बच्चे से दूर रहो। अली ने मुझे असल बात नहीं बताई। मैं वहां से जाने लगी और कहा, मुझे जल्दी जाना है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है। मेरा इतना कहना था, अली तो जैसे जलते तवे पर लौटने लगा। बहुत सारे सवाल कर दिए। क्या हुआ उसे? क्या हालत ज्यादा बुरी है? चलो अभी उसके पास चलते हैं, वो बोल रहा था और मैं उसके तासुरात नोट कर रही थी। वो भी समझ गया कि मैं क्या सोच रही हूँ। इतने फिक्रमंद नहीं हूँ। इस बच्चे की फिक्र करने के लिए इसका बाप है ना। आप तो हसन से भी ज्यादा फिक्रमंद लग रहे हैं, जैसे आप ही इसके बाप हों। मेरा इतना कहना था कि अली का दिल गोया पसीज कर रह गया। मैं वहां से जाने लगी जब उसने मुझे कुछ बताया, और उसने जो मुझे बात बताई, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं जज्बाती हो चुकी थी। घर आई और बच्चे को उठाया। हसन के ऑफिस से आने का वक्त हो गया था। मेरे माँ बाप भी घर आए हुए थे। मैं बिल्डिंग के छत की तरफ बढ़ी। उस मंजिल की ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे खड़े लोग मुझे छोटे दिखाई दे रहे थे। सब चिल्ला रहे थे। उनकी आंखों में खौफ था। उस वक्त वो मुझे रोकने के लिए कुछ भी कर सकते थे कि मैं जो करने जा रही हूँ वो ना करूँ। जाहिर है मैं खुदकुशी तो नहीं कर रही थी। हसन को उसकी पहली बीवी भी इसीलिए छोड़ कर गई थी क्योंकि उसकी औलाद नहीं हो रही थी। नुक्स हसन में था, पर उसने कभी ये बात कबूल नहीं की। ये बात मैं जानता था। तुमने उससे शादी कर ली और वो इस जिद पर अड़ा रहा कि वो ठीक है। तुम्हारे साथ 6 साल गुजारने के बाद वो इस हकीकत को कबूल कर गया था कि उसके नसीब में औलाद नहीं है। तुम तो पहले दिन से ही ठीक थी। फिर एक दिन उसने एक प्लान बनाया। जैसे उसके राज मेरे पास थे, वैसे मेरे भी कुछ राज उसके पास थे। उसने मुझे मजबूर किया। उस रात तुम्हारे साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, वो सब हसन का प्लान था। कार खराब नहीं हुई थी, वो कोई चोर नहीं, मैं था। हसन ने खुद तुम्हारे साथ वो हादसा करवाया। वो बच्चा मेरा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। हसन को छोड़ दो। मेरी औलाद लेकर मेरे पास आ जाओ। मैं अपनी गलती का इजाला करना चाहता हूँ। मैंने अली से उस दिन इतना कहा कि मुझे पहले हसन से ये बात सबके सामने मनवा दो, फिर मैं उससे तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। बिल्डिंग की छत पर मेरे सास ससुर, अम्मी अब्बू और हसन सब आ गए। मुझे रोकने लगे कि क्या मैं पागल हो गई हूँ। मैं चिल्लाई, हसन से पूछे इसने मेरे साथ क्या किया है, वरना मैं इस बच्चे समेत कूद जाऊंगी। हसन पसोपेश करने लगा। सभी को उससे जवाब चाहिए था। आखिर उसे अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ा। मैंने हसन से तलाक ले ली। अपने माँ बाप और सास ससुर ने भी मेरा साथ दिया। अली ने मेरी बहुत मदद की। इद्दत का वक्त पूरा हो जाने के बाद अली ने मेरे घर रिश्ता मांगा। उसने सबको हकीकत भी बताई और माफी भी मांगी। अब वो मुझे अपनाना चाहता था। मेरे माँ बाप भी इस हक में थे कि मैं अपनी औलाद को गले से लगाए
علی کے روبرو آئی۔ سب کو پتہ چل گیا کہ میں اس رشتے کے لیے ہاں کرنے آئی ہوں، پر میرے جواب نے سب کو حیران کر دیا۔ حسن نے گناہ کیا تو گنہگار تم بھی تھے، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، نہ مجھے تمہارا سہارا چاہیے۔ یہ صرف میری اولاد ہے، اب میں کسی کی بیوی نہیں، صرف اپنے بچے کی ماں بننا چاہتی ہوں۔ میرے لیے یہی کافی ہے۔ تمہارے لیے صرف اتنی راحت ہے کہ میں تم پر کیس نہیں کرواؤں گی۔ آئندہ اپنی شکل بھی مجھے مت دکھانا اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے اس دن ایک لڑکی یا ایک عورت بن کر نہیں، ایک ماں بن کر فیصلہ کیا تھا، اور میں اپنے فیصلے سے بہت مطمئن تھی۔ میرا بیٹا عمر آج 18 سال کا ہو گیا ہے، وہ پڑھتا بھی ہے، میرا سہارا بھی بنا ہوا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹا بہت خوش ہیں، وہ میرا سب کچھ ہے، اور مجھے اپنی کل کائنات اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔